अब हम पीएफआई को लेकर आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब जो तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर मलयालम भाषा में प्रकाशित होने वाली एक मैगजीन की है। इस मैगजीन का नाम है तेजस, और इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर आप आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर देख सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया था, उस समय इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर लादेन की तस्वीर प्रकाशित करते हुए यह लिखा गया कि लादेन मरा नहीं है, बल्कि वो शहीद हुआ है और वो अल्लाह के पास अब भी जीवित है। आज मैं वही पेज, इसका फ्रंट पेज मेरे पास मैं लेकर आया हूं। जो आप देख पा रहे हैं वो इस समय मेरे हाथ में भी है, और इसमें लिखा है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं वो ये नहीं सोचते कि वो मर चुके हैं, वो अभी भी अल्लाह के पास जीवित है। ये जो तेजस मैगजीन है, ये मलयालम भाषा में छपने वाली वही मैगजीन है और अखबार है जिसे पीएफआई का मुखपत्र माना जाता है, और आरोप है कि पीएफआई इसके जरिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था और सिर तन से जुदा करने की सोच को सही ठहराने की कोशिश करता था और लोगों के मन में जहर भरता था। ये जो अखबार होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, यही तो किसी भी विचारधारा के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा हथियार होती है, और इन्हीं मैगजीन्स के जरिए, इन्हीं दस्तावेजों के जरिए और इसी तरह के साहित्य के जरिए ये लोग युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस समय केरल की इस मैगजीन में लादेन को शहीद बताते हुए उसकी ये तस्वीर छपी है, उस समय केरल का एक विवादित पत्रकार जिसका नाम है सिद्दीक कप्पन, आपने सिद्दीक कप्पन का नाम तो जरूर सुना होगा, वही सिद्दीक कप्पन गल्फ तेजस में काम कर रहा था, और गल्फ तेजस पीएफआई के इसी मुखपत्र का एक प्रारूप है जो उनके गल्फ ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट में, अदालत में यह बताया था कि लादेन की तस्वीर वाली यह पत्रिका सऊदी अरब के जेद्दा शहर में भी प्रकाशित हुई थी, और उस समय सिद्दीक कप्पन नाम का यह पत्रकार गल्फ तेजस के जेद्दा एडिशन के लिए काम करता था। सिद्दीक कप्पन वही पत्रकार है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2020 में उस समय गिरफ्तार किया था जब हाथरस गैंगरेप की घटना के बाद वो मथुरा के रास्ते वहां जाने की कोशिश कर रहा था और उस पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और देशद्रोह के आरोप लगे थे, और ये पत्रकार अभी भी जेल में बंद है। लेकिन पीएफआई पर की गई रेड्स में अब यह पता चला है कि सिद्दीक कप्पन इस मलयालम अखबार के लिए उस समय काम करता था जब इसमें लादेन की तस्वीरें प्रकाशित हुई थी। इसलिए अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएफआई और इसके लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, और इनके पूरे नेक्सस में पत्रकार भी शामिल हैं, एनजीओ के लोग शामिल हैं, बड़े बड़े वकील इसमें शामिल हैं, और सिद्दीक कप्पन जिसके बारे में लगातार अखबारों में छप रहा है, सिद्दीक कप्पन वो व्यक्ति है जिसे जेल में डालने को लेकर पश्चिमी मीडिया ने न जाने कितने आर्टिकल्स लिखे, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका विरोध किया, और हमारे ही देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लगातार इस पत्रकार का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि इस पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये वही पत्रकार है जो इस मैगजीन के लिए काम करता था, जो पीएफआई का मुखपत्र है। ये बात आपको बहुत कम लोगों ने अभी तक बताई होगी, आपको पता नहीं होगी। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में शफीक और अब्दुल रजाक नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें शरीफ 2016 से 2018 के बीच इस मैगजीन में बतौर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा था, जबकि अब्दुल रजाक इस मैगजीन का डायरेक्टर था। बड़ी बात यह है कि सिद्दीक कप्पन की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े वकीलों ने दलीलें दी थी, और ये सारे वो वकील हैं जो एक पेशी के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। आप सोचिए सिद्दीक कप्पन के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो 15-15 लाख के 3 वकील अपने लिए ले सके और अपनी जमानत कराने के लिए इन वकीलों को इतना पैसा दे सके। तो बड़ा सवाल यह है कि सिद्दीक कप्पन के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतने महंगे वकील आए दलील देने के लिए, इनकी लीगल फीस किसने दी थी? यह भी संयोग है कि सिद्दीक कप्पन के एक वकील हिजाब मामले में भी मुस्लिम छात्राओं का केस लड़ रहे हैं, यानी वकील सेम है, हिजाब मामले में भी और कप्पन के मामले में भी, और इस वकील की एक हियरिंग की फीस भी लाखों रुपए में। इसलिए सवाल यही है, ये सारा पैसा आखिर कहां से आता है? आप सोचते होंगे कि शाहीन बाग में 101 दिनों तक दिन रात प्रोटेस्ट चलता है, लोग अपना काम धंधा छोड़कर धरने पर बैठे हुए हैं,
दंगे कराए जाते हैं दिल्ली में, या हिजाब को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्नाटक के कॉलेजों के बाहर लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, इन सब में पैसा खर्च होता है, इन सब को ब्रेन वॉश किया जाता है। इस सब के लिए आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। ये नेटवर्क खड़ा करने के लिए सारे फंड्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा पैसा आखिर कहां से आता है? ये सारा पैसा बाहर से आता है। टेरर फंडिंग इसे कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक संगठन पीएफआई पर लगे इस बैन के खिलाफ हैं, लेकिन सच ये है कि आज ज्यादातर मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बैन को सही माना है, और कुछ ही लोग ऐसे हैं अब जो इस बैन का विरोध कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। कोई भी तंजीम हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर है हो, उसके अगर वो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी कोई बनाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। ये मेरी लड़ाई थी, मेरे संगठन सूफी इस्लामिक बोर्ड की लड़ाई थी। ये हमारी फतेह है, हमारे देश की फतेह और हर नागरिक की फतेह है। जो भी कट्टरवादी संगठन है वो चाहे हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, जिसे मुल्क की सालमियत को खतरा हो, जिसे मुल्क को खतरा हो, बाकायदा मुल्क के अंदर ऐसे संगठनों के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आगे आई हैं और ये सत्ता में आई है, तब से पॉपुलर फ्रंट बड़ा पॉपुलर हुआ है। उससे पहले तो हम इसको जानते भी नहीं थे ये कौन है। ये हो सकता है गवर्नमेंट की कोई साजिश हो। पॉपुलर फ्रंट को कभी भी ऐसा उनके कोई भी कारकुन है ऐसा नहीं सुना गया है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ गतिविधि या उस सरगर्मी में मुलव्विस हों। किसी भी तंजीम पर पाबंदी लग जाने से उसका नज़रिया आप नहीं रोक सकते हैं, और आप इस तरीके से किसी की आवाज़ को दबाकर एक तहरीक को वक्ती तौर पर आप दबा सकते हैं, लेकिन तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को दबाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए और उनको जहनी तौर पर कोफ्त पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरीके से हरकतें मुसलसल चल रही हैं। अब क्योंकि पीएफआई जो है वो एक खास समुदाय से, एक खास धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है इस पर तुष्टीकरण की राजनीति तो ज़रूर होगी, वोट बैंक की राजनीति ज़रूर होगी। इस पर राजनीति बहुत सारे नेता अब कर रहे हैं। जो लोग इस बैन का विरोध कर रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि अगर पीएफआई पर बैन लगाया है तो सरकार को आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। और ऐसे नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन हम आपको 5 पॉइंट्स में बताएंगे कि आरएसएस और पीएफआई में बुनियादी अंतर क्या है। आरएसएस की छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। आरएसएस पर आज तक टेरर फंडिंग और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कभी कोई आरोप नहीं लगा, जबकि पीएफआई का पूरा इतिहास इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवादी गतिविधियों से भरा पड़ा है, और कुछ मामलों में अदालतों द्वारा उसे दोषी भी पाया गया है। आरएसएस में धर्म के नाम पर लोगों का सिर तन से जुदा करना नहीं सिखाया जाता, जबकि पीएफआई पर आरोप है कि उसने पूरे देश में एक कार्यक्रम चलाकर मुस्लिम नौजवानों को इसकी ट्रेनिंग दी और ब्रेन वॉश किया। आरएसएस का कोई स्वयंसेवक आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में भर्ती नहीं हुआ, लेकिन पीएफआई के सैकड़ों लोग इसमें भर्ती हुए हैं। बल्कि इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में इन लोगों ने आतंकवादी हमले भी किए। आरएसएस और पीएफआई दोनों कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि आरएसएस की शाखाओं के बारे में आज हर कोई जानता है, और आरएसएस की शाखाओं में आपकी पर्सनैलिटी पर काम किया जाता है, आपको देशभक्त बनाया जाता है, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जाता है। लेकिन पीएफआई कैसे ऑपरेट करता है इसकी जानकारी एक तो किसी को नहीं है, और उसमें एक ही बात सिखाई जाती है, कैसे इस देश के टुकड़े टुकड़े करने हैं। आरएसएस ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, लेकिन पीएफआई ने इस देश को सिर्फ आतंकवादी ही दिए हैं। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग आरएसएस, ऐसा पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को
जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की जरूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। We are demanding RSS also banned. PFI is ban is not a remedy. RSS also doing the majority communalism. कांग्रेस सरकार और वामपंथी दलों के समर्थन से 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, जो वो सिद्ध नहीं कर सके और उनको अल्टीमेटली प्रतिबंध हटाना पड़ा कि संघ एक देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन की संस्था है। ये मत बैंक तुष्टीकरण के वजह से वो लोगों को देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, देशभक्त और देशद्रोही के बीच में फर्क क्या है वो मालूम नहीं थे क्या? खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा, जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि एनआईए ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जिस मोहम्मद नदीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, उसके पास से जो दस्तावेज मिला था वो अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, अब मुझे मिल गया है क्योंकि पेपर्स मेरे पास बहुत सारे थे। और देखिए ये अब आपकी स्क्रीन पर है और इसमें लिखा है अ शॉर्ट कोर्स ऑन हाउ टू मेक आईईडीज यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल्स, ये इसमें लिखा हुआ है। और फिर बॉम्ब बनाने की पूरी विधि इसमें दी हुई है। अब आप सोचिए पीएफआई ये काम कर रहा है, इसमें ये जब आप दस्तावेज पढ़ लेंगे तो आपको जरा भी शक नहीं रह जाएगा कि पीएफआई कैसे लोगों को आतंकवादी बना रहा है और कैसे उन्हें बम बनाने सिखा रहा है। और ये बम किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? इसी देश के लोगों के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जब आप नीचे जाएंगे तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम लिखा है और इसका हेडक्वार्टर लिखा है, उसका पता दिया हुआ है और हेडक्वार्टर में लिखा है G78 सेकेंड फ्लोर, कालिंदी कुंज, नोएडा रोड, न्यू दिल्ली। जहां मैं हूं इस समय, जहां से मैं आपको यह खबर पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, शायद 10 किलोमीटर से कम दूरी पर होगा। और ये वो पता है जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आता है, वही शाहीन बाग जहां पर इतना जबरदस्त प्रदर्शन 100-101 दिनों तक चलता रहा था, वो शाहीन बाग, वहां से ये पीएफआई ऑपरेट करता है। और उसी के दस्तावेजों पर, उसी के लेटर हेड पर यह लिखा हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं लोगों को कि ये छोटा सा कोर्स कीजिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बॉम्ब कैसे बनाना है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां से हम इस समय ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर।